अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। फाइनेंशियल लायबिलिटीज की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आते हैं। अगर ये एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे है तो ये बिल्कुल 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 फाइनेंशियल एसेट जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही टेबल बनेगा। और सिर्फ कहने में टेबल में जो हमने इंटरेस्ट लिखा होता था वहां इनकम होती थी, यहां एक्सपेंस होगा, कैलकुलेट वैसे ही होगा। वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिल रहा होता था, यहां पर दे रहे होंगे। तो एमोर्टाइज कॉस्ट की बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, सेम सारी टर्म्स हैं। सिर्फ फर्क क्या पड़ गया, वो फाइनेंशियल एसेट था, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। वो इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता था, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ता है। वहां पर कैश इन होता था, यहां पर कैश आउट होता है। तो सेम कैलकुलेशन, सेम टर्म्स हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है। वहां पर नहीं नहीं, सेम सब कुछ सेम है, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। अभी भी लेस ही करेंगे ना, पैसे देने से लायबिलिटी और बढ़ जाएगी क्या? कम ही होगी ना, तो भी लेस ही करेंगे। सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नामों का फर्क आ गया, वरना कैलकुलेशन के एतबार से कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट पे फर्क आया है। वहां पर फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, यहां पर फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, सिर्फ ये फर्क है। अदरवाइज एमोर्टाइज्ड की कैलकुलेशंस बिल्कुल सेम है। तो पेज नंबर 5 के टॉप पे जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज वाला टेबल बने हुए हैं, उनमें पहला क्या है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो ये वही है जो हम एसेट में करते थे, सेम बातें लिखी हुई हैं कि एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलेगा, और जब कभी ये खत्म होगी तो जो गेन लॉस है वो पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो इसके सवाल पे आ जाते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पहुंचे? है ये वो आपके पास जो फाइल थी ना, उसमें रह गया था वो, उसके बाद मैंने ये फाइनल किया था। जो आपके पास था ना उसमें अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के वो मैंने रिक्वायरमेंट डाल दी थी सी, वो बाद में डाली थी और उसका वो सॉल्यूशन में डालना भूल गया था। तो इसका मैं सॉल्यूशन पार्ट सी का आपको यहाँ करा देता हूँ, बोर्ड पे कर दूंगा, देखूंगा वो ये याद रहा तो सॉल्यूशन जो फाइल है अपलोड करके डाल दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 3 वैरायटीज मैंने बस रखी हैं, एक भी काफ़ी था लेकिन मैंने ज़रा मुख्तलिफ वैरायटियाँ दिखानी थी, तो मैंने इस वक्त 3 तरह के बॉन्ड्स बनाए हैं। इन तीनों के स्केड्यूल बना लेते हैं और इन तीनों की सिर्फ पहले पहले साल की एंट्रीज कर लेते हैं और पहले पहले साल की ही एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। ये एसओसीआई एसओएफपी जो है ना, ये मैंने आखिरी बिल्कुल दमों पे जब मैं फाइल अपलोड करने लगा था तो मैंने सवाल का रिक्वायरमेंट सी डाल दी थी, फिर पता नहीं क्या खाना खाने लग गया था क्या, लेकिन वो फिर जहन से निकल गया कि इसके तो सोल्यूशन भी डालना था, तो वो मैं बोर्ड पे कर दूंगा। कोई इतराज तो नहीं? सर एक ही क्वेश्चन चाह रहा था जी। अब जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है रिडेम्पशन एट पार, तो अभी आपने लेक्चर स्टार्ट में जो पढ़ाया था वैसे ही होगा। सर अगर ये ना लिखा हो सर कि एट पार नहीं है, सिर्फ रिडेम्पशन का पार्ट यूज है, सर फिर हम इसको, इसका क्या मतलब, सिर्फ जो इंटरेस्ट लेते हैं या प्रिंसिपल भी साथ में? रिडेम्पशन का मतलब वही है जो उस वक्त समझाया था, आपने कहा क्लियर हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर रिडेम्पशन के आगे ये ना लिखा होता एट पार तो बाय डिफॉल्ट एट पार है, लेकिन आप ये मत समझें कि अच्छा फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा कि नहीं होगा, ये कहने लगे थे आप। नहीं, मैं एट पार वाले बात चीज पूछ रहा था।
आप कुछ और भी साथ कह रहे थे कि अगर ना लिखा होता तो फिर जो हम पैसे मिल रहे थे, जो 5900 मिल रहा था, आपने कहा था अब जो 40 मिल रहा था, फिर आपने कहा 48 मिलेगा। हाँ तो फिर अब हमें 40 मिलेगा ना। हाँ जी, फेस वैल्यू यानी बाय डिफॉल्ट रिडेम्पशन एट पार है। तीनों बॉन्ड्स का टेबल बना लेते हैं और पहले पहले साल की बस एंट्रीज और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला बॉन्ड क्या है जी? सर फेस वैल्यू बॉन्ड 1 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21। 3 साल हैं 4 साल हैं? पहला ओपनिंग बैलेंस कितना? सही तो फेस वैल्यू ही है। इशू हो रहा है ये फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है? डिस्काउंट प्राइस को डिस्काउंट पे इशू हो रहा है ना? आपको ये बताया था कि अगर फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन प्राइस से डिफरेंट है तो वो गेन लॉस होता है, और अगर फेयर वैल्यू नहीं दी हुई तो ट्रांजैक्शन प्राइस ही सर ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं? इनिशियल मेजरमेंट में, इस साइड पे जो होता है इनिशियल मेजरमेंट में हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट या फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लिखते हैं ना, और अगर वो ट्रांजैक्शन प्राइस यानी जितने में वाकई वो खरीदा है उससे डिफरेंट है तो क्या करते हैं उसका? सर मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, जबरदस्त। हमने बॉन्ड्स खरीदे 100 रुपए के, फेयर वैल्यू उनकी 95 थी। बॉन्ड्स कितने पे डेबिट करेंगे? खरीदे 100 के, फेयर वैल्यू 95 थी। तो 100 रुपए करेंगे, कितने रुपए खरीदे हमने? इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट पे होनी है? सर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे मतलब हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, दूसरे का फाइनेंशियल एसेट है। अगर हमने कोई बॉन्ड खरीदे इन्वेस्टमेंट, तो 100 का खरीदा, 95 इसकी फेयर वैल्यू थी, तो इन्वेस्टमेंट कितने पे डेबिट करेंगे? सर फेयर वैल्यू पे करेंगे। शुक्र है, मैं यही कह रहा था। तो वो जो 100 रुपए दिए उसका क्या करें? सर उसका डिफरेंस है सर, वो पीएनएल में लेके चलेंगे। यही कह रहा था कि इनिशियल मेजरमेंट पे हमने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अगर ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू डिफरेंट है तो पीएनएल में जाता है ना, और अगर फेयर वैल्यू नहीं दी हुई तो जनरली ट्रांजैक्शन प्राइस ही फेयर वैल्यू मानी जाएगी। ये एक टेबल था नीले रंग का जिसमें ये दूसरा बुलेट पॉइंट भी था, तीसरा बुलेट पॉइंट था। तो हमने इन बॉन्ड्स को कितने रुपए पे इशू किया है? सर डिस्काउंट भी किया हमने। यही ट्रांजैक्शन प्राइस है, यानी हमने इतने रुपए में डिबेंचर इशू कर दिए। कितने रुपए में इशू कर दिए? सर कैलकुलेशन करने के बाद 142 1.5 लाख का 5% डिस्काउंट दे दिया, तो हमने कितने पे इशू किए फिर? 1425। तो यही इसकी फेयर वैल्यू है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती तो सर वो इसमें लेस इसमें से लेस कर देते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नहीं है सर। तो बस फिर यही फेयर वैल्यू है। तो इनिशियल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 142,500। 142,500। इफेक्टिव रेट कितना है? सर 10.734। कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस जी। 15,295.95। कैश फ्लो कितना होगा? कूपन कितना होगा? 7% है तो सर 7% किस पे लगेगा? सर
ऐसे तो फेस वैल्यू पे लगता है, तो वैसे भी और ऐसे भी फेस वैल्यू पे लगेगा। अब वो डिस्काउंटेड वाली पे लगेगा ना। क्यों क्यों डिस्काउंटेड वाले पे लगेगा? क्यों डिस्काउंटेड वाले पे लगेगा? क्यों लगता है आपको डिस्काउंटेड वाले पे लगेगा? सर यानी अभी जो आपने लेक्चर के स्टार्ट में 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, इशूड एट फेस वैल्यू हो तो 150, अगर डिस्काउंट प्राइस पे हो तो सर फेस वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हैं, और अगर एट प्रीमियम हो तो फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं। तो सर अब ये जो कूपन रेट है सर, ये लगेगा इनिशियली फेस वैल्यू पे ही? इनिशियली भी और आखिरी भी। हमेशा कूपन रेट का परसेंटेज मैंने क्या कहा था कि किस पे लगेगा? ये फेस वैल्यू पे लगेगा। तो मैं अब भी उस बात पे कायम हूं, फेस वैल्यू पे लगेगा। फेस वैल्यू इनफैक्ट होती ही इसीलिए है ताकि उसके ऊपर ये परसेंटेजेस लगें। ये आप लोगों को भी अगर अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही, आप लिखें इस बात को, रोज 10-10 दफा लिखा करें। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टीएफसी सब एक ही बात है। इन पे जो कूपन रेट है वो फेस वैल्यू पे लगेगा और हर साल उस पे पेमेंट की जाती है। अगर प्रीमियम या डिस्काउंट चाहे इशू के टाइम चाहे रिडेम्पशन के टाइम वो भी परसेंटेज में हो तो वो किस पे अप्लाई होगा? फेस वैल्यू पे अप्लाई होगा। तो फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो किस पे लगाऊं? 7%। फेस वैल्यू पे। तो लगाइए 1.5 लाख पे 10,500 दिस प्लस दिस माइनस दिस 147,296 इस पे ये लगेगा 158,11 10। ठीक है ठीक है। सर 152,607 152,607 16381 सर ये सेम है। 158,488 17012 7012 अब सर रिडम्पशन हो रही है एट प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा अब देखें, आखिरी साल में कूपन तो मिलना ही है, तो 10,500 तो आना है, मिलना नहीं सॉरी देना है। अब हम इशूअर है ना, अब हम लायबिलिटी वाली साइड पे हैं। इसके अलावा रिडेम्पशन पे हमने 1.5 लाख तो देना ही है, 10% प्रीमियम यानी 1,65,000 देना है। तो आखिरी कैश फ्लो कितना हो गया? 175500 जीरो होता है नहीं होता हैं? अच्छा सॉरी से करके दे जी सर। ये इसका टेबल हो गया। बॉन्ड, डिवेंचर, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये पब्लिक बोरोइंग के लिए एक सिक्योरिटी है। इस कागज के टुकड़े की एक फेस वैल्यू होती है। जब अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जब हम किसी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं तो इसको वो कागज का टुकड़ा दे देते हैं। ये हमने बॉन्ड इशू कर दिया, इस कागज के टुकड़े की एक फेस वैल्यू है, और जो इसको इशू करते हुए हम लोगों से पैसे ले रहे हैं ये इशू प्राइस है। फेस वैल्यू पे भी इशू कर सकते हैं, फेस वैल्यू से कम ज्यादा पे भी कर सकते हैं। कर दिए इशू। अब हर साल हमने डिफाइंड कूपन रेट पे हमने उसको पैसे देने हैं इंटरेस्ट के नाम पे।
फिर जब 5 साल 10 साल 8 साल जो भी इसका टाइम पीरियड है, जब इससे वो वापस हम बॉन्ड लेंगे तो बदले में पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये बॉन्ड रिडीम हो गया। ये भी पार पे भी हो सकता है, कम ज्यादा पे भी हो सकता है। तो कम हो तो उसको डिस्काउंट कहते हैं, ज्यादा हो तो उसको प्रीमियम कहते हैं। इसकी 1 जनवरी की एंट्री कैश डेबिट और ये डिवेंचर्स या बॉन्ड जो भी है ये क्रेडिट 142500। कैश कितना डेबिट होगा? जितना पैसा मिल रहा है यानी ट्रांजैक्शन प्राइस। डिवेंचर्स कितने से क्रेडिट होंगे? फेयर वैल्यू। और अगर फेयर वैल्यू नहीं पता तो फिर यही फेयर वैल्यू है। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 19 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। उधर इनकम थी, यहां एक्सपेंस है। वहां इन्वेस्टमेंट डेबिट होती थी, यहां डिवेंचर्स क्रेडिट होंगे 15296। वहां पर कैश डेबिट होता था, यहां कैश क्रेडिट होगा। कैलकुलेशन सेम है, एंट्रीज उलट गई। अच्छा, ये मैंने रिक्वायरमेंट डाल दी थी, सॉल्यूशन में ये पार्ट नहीं डाला था, तो अगर मौका मिला तो डाल के नई फाइल अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं यार, केस ना कर देना मेरे खिलाफ, ये सॉल्यूशन ही कर देता हूं आपको। एसओसीआई में क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 15,296। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई में क्या आएगा? एसओएफपी, ये लायबिलिटी आ जाएगी। करंट नॉन करंट या तोड़ना पड़ेगा? सर ये देखना पड़ेगा। ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम खड़े कहाँ हैं इस वक्त, हम यहां खड़े हैं। आप देखिए अगला बैलेंस इससे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो बस छोड़ दें, ये नॉन करंट। अगर कम हो रहा होता तो ये नॉन करंट में लिखते और इनका डिफरेंस करंट में लिखते। तो ये बढ़ रहा है तो बस ठीक है, वही नॉन करंट है। कितना लिखूं? 147,296। ये बॉन्ड 1 है। तो ये पार्ट सी है, वो पार्ट बी है, वो पार्ट ए है। सर हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो आपने एंट्रीज के नीचे कैश और बॉन्ड भी आना चाहिए। कहां पर? सर हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं। बॉन्ड डिवेंचर सब एक ही बात है। आप बॉन्ड लिख लें, फाइनेंशियल लायबिलिटी लिख लें। बॉन्ड असल में ना एक जनरल टर्म होती है, मतलब डिवेंचर एक बॉन्ड है। पब्लिक बोरिंग के लिए जो हम पब्लिक बोरिंग कर रहे हैं, पैसे उनसे ले रहे हैं, उसके सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये ओवरऑल एक बॉन्ड कहलाता है। अब आगे फिर वो डिवेंचर भी हो सकता है, टीएफसी भी हो सकता है, यानी इसकी जनरल जो टर्म है वो बॉन्ड है।
जैसे मर्द, औरत, तो इनकी जनरल टर्म ये कि इंसान है। नोटेड। बॉन्ड 2, अच्छा अब इसमें बॉन्ड 2 में मैंने एक वैरायटी डाली है, इसको ना एमोर्टाइजिंग सिक्योरिटी भी कहते हैं। ये जो मैंने बॉन्ड 2 बनाया है ना, बॉन्ड 2 में देखो मैंने कूपन रेट नहीं लिखा हुआ। बॉन्ड 2 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सर ये 78,000। बॉन्ड 2 का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बल्कि एंट्री में बना देता हूं। फेस वैल्यू कितनी है 80,000 और इशू कितने पे हो रहा है? सर प्रीमियम ऑफ 10%। यानी 88,000 पे इशू हो रहा है। लेकिन हमें इस 88,000 पे इशू करने के लिए जेब से खर्च करना पड़ रहा है इशू कॉस्ट सर 2,000। 2,000। एटी 6,000। अच्छा अब देखा जाए तो हमें ये जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं 88,000। बॉन्ड 80 का है लेकिन पैसे 88 मिल रहे हैं। इसी तरह से पिछले सवाल में, बल्कि पिछले बॉन्ड में ज्यादा बेहतर है, बॉन्ड 1 के अंदर हम रिडेम्पशन पे कितने पैसे दे रहे थे? फेस वैल्यू से 10% ज्यादा दे रहे थे ना, तो वो भी हमें एक कॉस्ट पड़ रही थी। इसी तरह से अगर यहां पर बॉन्ड 3 में है वैसे, लेकिन चले यहीं पर बात कर लेते हैं। अगर हम इशू एट प्रीमियम नहीं, इशू एट डिस्काउंट कर रहे होते हैं, 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे होते, तो क्या करते? सर पैसे कम 10% कम कर रहे होते हैं। कम मिल रहे होते ना। इसी तरह से देखें, जो बॉन्ड 1 था उसमें हम 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे थे, तो ये भी तो हमें कॉस्ट ही पड़ रही है। हम अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो एक तरह से कॉस्ट ही है ना, कि हमें थोड़े पैसे मिल रहे हैं तो हमें एक कॉस्ट बियर कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट है लेकिन ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। सर फिर हम इसे डिस्काउंट पे इशू करें क्यों नहीं? वो तो मजबूरी है ना, लोग नहीं खरीदने को तैयार। डिस्काउंट क्यों देता है? कोई मजबूरी नहीं देता है ना, तो लोग नहीं देने पैसे को तैयार। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है डिस्काउंट देना। यही बात मैंने तब पढ़ने को नहीं कहा था, लेकिन अब पढ़ लें। आप आइए पेज नोट्स में, पेज 3 पे, जहां मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेंटर में डब्बा बना के दी हुई है। डू नॉट इंक्लूड में देखें, शक पड़ता है कि अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, ये भी तो हमारा खर्चा है। खर्चा होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है ये, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करने के पैसे नहीं है हमारे पास, और हम ओवरड्राफ्ट से ले लेके कर रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट भी पड़ रहा होगा ना, तो वो जो इंटरेस्ट पड़ रहा होगा वो नहीं है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। इसी तरह से हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो सारे मामले डील करता है, तो उसके जो डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये नहीं है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर इसकी एग्जांपल बता दें तीसरे की, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव की। बताई तो है कि हमें एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो ये सारे मामला हैंडल करता है, तो उस डिपार्टमेंट की जो अपनी कॉस्ट है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो मिसालें मैंने उस दिन नहीं पढ़ाई थी, अब पढ़ाई हैं। चलें इधर वापस आते हैं। तो ये टेबल स्टार्ट होगा 86,000 से।
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है 8.111%। जी, लगाइए। 6976। कैश फ्लो, अब इसमें कूपन परसेंटेज तो नहीं दी ना, तो ये एमोर्टाइजिंग सिक्योरिटी होती है जिसमें जो पैसे आ रहे होते हैं या पैसे हम दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट के अलावा थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी देते जा रहे होते हैं। अब इसमें देखो कहीं पर मैंने रिडेम्पशन का जिक्र नहीं किया, कहीं कूपन रेट नहीं बताया। अगर आप इन तीनों फिगर्स को ऐड करें करें जरा, यानी काफी सारे पैसे वाह सारे वापस कर रहे हैं ना, लिए कितने और 1 लाख से ऊपर दे रहे हैं, तो इनमें इंटरेस्ट वगैरह भी शामिल है। ये इसको बताने का एक और तरीका है। ये देखिए ना, हम जो पैसे वापस कर रहे हैं ये मैंने सवाल बनाने के लिए इतने बेढंगे से कर लिए, वरना ऐसे बेढंगे से होते नहीं है। मैंने तो बस सवाल बनाने के लिए इस तरह से कर लिए, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कूपन वापस करें और एंड पे ही सारा रिडीम करें। एमोर्टाइजिंग सिक्योरिटीज कहते हैं उनको, जो साथ साथ प्रिंसिपल भी वापस हो रहा होता है। ठीक है, तो कैश फ्लो वही जो दिया हुआ है, सर 19 पे दिया हुआ 9500। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, सर 83467 83476 83476। इफेक्टिव रेट लगाइए। सर 6771। 6771 सर 41500। 41500 सर 48747। 48 747। 48747 3954। 3954 54। 52700। 53 53 कर दिया मैंने इसको। कितना है जी? 50। 52700। देखें हो गया जीरो। जी सर। ठीक है, 3 साल का था बॉन्ड बस। तो फिर आपने ये चौथा साल क्यों बनाया? वो बना हुआ है ना, मैंने उसी को, ये बना है नहीं है, मैंने मैंने बने हुए को इस्तेमाल किए नहीं है। इंटरेस्ट 6976। 6976 अब यहां पर करंट लायबिलिटीज भी होंगी। हम खड़े हैं यहां, अब देखिए इससे अगला कम हो रहा है, तो ये नॉन करंट में और इनका डिफरेंस करंट में। तो नॉन करंट में कितना लिखूं? 48747 और इनका डिफरेंस सर 34729। 34729। ये बॉन्ड 2 है। ये भी बोर्ड की सैर करा दें ताकि जैसे जैसे नोट करना है कर लें।
हाँ जी, सर डन। तीसरा बॉन्ड, ये जो तीसरा बॉन्ड है ना, इसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। सर इसमें इंटरेस्ट होगा नहीं? नहीं, इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, इसमें कूपन जीरो है। तो इन्वेस्टर को क्या फायदा? इन्वेस्टर हमें क्यों पैसा दे, हम तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे। तो इसमें होता यह है कि वो आज हमें यानी इशू के टाइम पे बहुत थोड़े पैसे देता है और रिडेम्पशन पे पूरे पैसे वापस ले लेता है। तो इन्वेस्टर का रिटर्न क्या हुआ? सर ज़्यादा पैसे ले गए। तो इसलिए इसमें ओवर द पीरियड कोई पैसे नहीं दे रहे होते, इशू के टाइम पे थोड़े पैसे यानी डिस्काउंट पे इशू होता है और एंड पे पार पे रिडीम हो जाता है। इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। सर अगर इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर ये चीज़ हलाल है? सर इसमें कर रहे हैं नहीं, ये जो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करें, नहीं। मैं तो आपको पेपर पास करने के लिए ये चीज़ें कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ ना। आप ये थोड़ी कि हम किसी का सूद का हिसाब रख रहे हैं बैठ के। जी, इफेक्टिव सर 7.457। ओपनिंग बैलेंस, इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी? इसमें इशू कॉस्ट तो है ही नहीं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस होगी बस, कितनी? सर डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं, थोड़े से इशू कर रहे हैं। क्या लिखूं बताओ? सर 75,000। 75,000। लगाएं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। डबल 5593 कैश फ्लो जीरो 80593 80593 6010। 6010। सर इसको मैंने राउंड ऑफ करके बताया। जी जी कोई बात नहीं। 8603 86603। 86603 6458 6458 9 3 93061। 061 9693 061 9340 9339। सर ये जीरो हो नहीं रहा।
है, कैलकुलेशन में कोई गलती की होगी फिर। डबल 593 6010 6458। ये करो कैलकुलेट क्या किया। कितना? 6940। 6939। एंट्री 5593 और ये तो होगी। सर अगर हम आखिरी साल पे खड़े होते फिर इसको हम 1 लाख लिखते हैं। फिर 1 लाख लेते हैं। करंट नॉन करंट? नॉन करंट नहीं है, सिर्फ नॉन करंट में आएगा 80593। 593। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन सिखा देता हूं, टेस्ट होनी चाहिए नहीं वैसे, लेकिन सिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही सिखाता हूं। इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट निकालें कितनी होगी? इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट निकालें कितनी होगी? तो 53,000। ठीक है, कैसे? फेयर वैल्यू नहीं बताई तो ट्रांजैक्शन प्राइस ही होगी। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है जितने पे, क्या हम कितने पे बॉन्ड इशू कर रहे हैं? फेस वैल्यू कितनी है? 50,000 और प्रीमियम पे कर रहे हैं 1.1, 55,000 पे कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो इसमें से हो जाएगी लेस। कितनी है? 4% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी 50,000 का 4% 2,000। तो इनिशियल मेजरमेंट आ गई 53,000। आज हमें नेट कितने पैसे मिल रहे हैं? इतने। कल को हमारी जेब से कितने पैसे जाने हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज ये वाले।
इनिशियल मेजरमेंट आज इतने पैसे आ रहे हैं और इसके अगेंस्ट कल को जाने कितने। अब इस कैश फ्लो की जो स्ट्रीम है ये आ रहे हैं और ये आउट होने हैं, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन फर्क है ना। ये हमें इन होने हैं और ये आउट होने हैं। इसको अगर हम दूसरी तरह से भी देख लें, यानी उस इन्वेस्टर की नजर से भी, वैसे तो इन्वेस्टर के नजर से नहीं देखना लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनफ्लो है और ये सारे आउटफ्लोज हैं। पर्पस तो यह ना कि इनकी डायरेक्शन फर्क है, इसको आप आउटफ्लो कह लें, इसको इनफ्लो कह लें, डायरेक्शन तो सेम ही होगा। ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दूं तो भी फर्क, मसला तो नहीं है ना। मसला तो सिर्फ फर्क करना है। जैसे इनकम स्टेटमेंट में इनकम्स और एक्सपेंसेस में फर्क दिखाना है तो किसी एक को ब्रैकेट लगा दे, कर सकते हैं ना ऐसा। इफेक्टिव रेट होगा इस कैश फ्लो स्ट्रीम, क्या कैश फ्लो स्ट्रीम, इसका साइन और है, इनका और है, इसको नेगेटिव करके इसको पॉजिटिव कर लें या फिर इसको पॉजिटिव करके इनको नेगेटिव कर लें। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इस कैश फ्लो स्ट्रीम का IRR है, इस कैश फ्लो स्ट्रीम का IRR है। जिन्होंने BFD पढ़ा हुआ है उनको यह काम आता है, जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है वो भी IRR सीख के आए हैं। जो बहुत पुराने हैं और BFD भी नहीं पढ़ी हुई तो इस पे इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए रिपोर्टिंग के अंदर, लेकिन फिर भी काम चलाओ बता देता हूं। कोई से 2 रेट्स लिए जाएंगे, 5 कर लें, 10 कर लें, 5 कर लें, 12 कर लें, 5 कर लें, 8 कर लें, कोई से 2 रेट ले लें और उन 2 रेट्स में से एक एक करके ये जो कैश फ्लो की सीरीज है, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, चाहे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू तो रिपोर्टिंग में आती है ना निकालनी, मैंने डिस्काउंटिंग के लेक्चर्स भी शेयर किए थे अगर किसी ने रिवाइज करनी हो तो। कोई से 2 रेट ले लें, 5% 10% कर लें, 5% 8% कर लें, 7% 12% कर लें, कोई मसला नहीं, कोई से 2 रेट ले लें, लेकिन ये ना करें कि 5% और 600%, करीब करीब हो, 7-8% का गैप हो। इस कैश फ्लो सीरीज की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें और उसके बाद एक फार्मूला है बड़ों बुजुर्गों का बनाया हुआ, वो फार्मूला लगा दें। आप इसके सॉल्यूशन पे ही आ जाएं, आप इसके सॉल्यूशन पे आ जाएं। एक फार्मूला होता है, मैंने क्या कहा है, कौन से कोई से 2 रेट लेके क्या करें, उनकी एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अब उन 2 रेट्स में से एक कम होगा एक ज्यादा होगा। ये इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला। अब इस फार्मूले में ये जो मैंने केमिकल इक्वेशन बना दी है ये बताता हूं ये चीजें क्या हैं। कोई से 2 रेट लिए होंगे ना, मैंने कहा एक 5 और एक 12, तो उनमें से एक कम है एक ज्यादा है, तो ये जो LR है इससे मेरी मुराद है लोअर रेट। कौन सा रेट, ये जो मैंने कोई से 2 रेट लेने को कहा है उनमें से जो कम वाला है उसको मैंने LR कह दिया, जो उनमें से ज्यादा वाला है उसको HR कह दिया। फिर इन पे क्या करना है, इस कैश फ्लो सीरीज की, क्या इसको नेगेटिव इनको पॉजिटिव कर लें या उसको पॉजिटिव इनको नेगेटिव कर लें, कोई मसला नहीं है, बस साइन अपोजिट होने चाहिए। इनिशियल मेजरमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। कोई से 2 रेट लेके इनकी एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें, मतलब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और उनका नेट टोटल कर लें। तो जो इस पे निकाली गई है उसको मैं NL कह रहा हूं, यानी NPV एट LR, और जो इस पे डिस्काउंट करके निकाली गई है उसको मैं NH कह रहा हूं। चार चीजें आ गई। उन 4 चीजों को इस फार्मूले में रखें, जो आंसर आएगा वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इनिशियल मेजरमेंट वाली अमाउंट और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में
ये मैंने जो कॉलम बनाया हुआ है पहला, अमाउंट्स में पहला, जी सर। मैंने ये वाले कैश फ्लोज लिखे हुए हैं। इनिशियल मेजरमेंट 53,000 है ना, तो देखिए पहला मैंने 53 लिखा हुआ है, सोल्यूशन में बता रहा हूँ। सर ये बॉन्ड की बात करें हम। सवाल चेंज हो गया, क्वेश्चन 9 कहा था मैंने पढ़ने को। जी सर। क्वेश्चन 9 कहा था मैंने पढ़ने को। 53 आ रहा है। 53 आ रहा है, और उसके नीचे जो 3 आ रहे हैं 5,000। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आ रहे हैं। साथ मैंने ब्रैकेट में दिखाए भी हुए हैं कैसे बने। फेस वैल्यू पे 10% कूपन रेट है, और एंड पे आके रिडीम हो रहा है कितने पे, प्रीमियम पे तो 5% प्रीमियम पे। तो साथ मैंने देखिए वो ऐड कर दिया। तो ये रुपीस वाले कॉलम्स में से जो पहला है ये मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज और इनिशियल मेजरमेंट लिख ली, साइन बदल दिए, इनिशियल मेजरमेंट को नेगेटिव कर लिया और बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को पॉजिटिव कर लिया। फिर मैंने इनकी एक दफा 5% पे निकाली है और एक दफा 10% पे निकाली है। 5 और 12 कर लें, 7 और 12 कर लें, 7 और 13 कर लें, कोई मसला नहीं है। इन पे इनकी प्रेजेंट वैल्यूज आई, जिनका नेट टोटल किया तो 5975 और 1143 बन गया। ठीक है, जी सर। इनमें से एल आर क्या है, सर 5%। एच आर, एन एल सर ये 500। 5975, एन एच सर ये नेगेटिव। माइनस 1143। अब इन चारों को इस फार्मूले में पुट किया जो मैंने ब्रैकेट में दिखाया भी हुआ है, तो इसका आंसर आ गया 9.2%। करके देख लें, ये फार्मूला लगाना आना चाहिए आपको। ठीक है, और जल्दी से इसकी एंट्रीज भी देख लें। अब तो इतना कुछ कर लिया, इतनी सारी तो एंट्रीज करा दी, तो पार्ट बी था इसका कि एंट्रीज कर दें। तो या तो करके सोल्यूशन देख लेना या जबानी दबानी, बल्कि करके सोल्यूशन देख लेना, हो जाएगा। एंट्रीज इतनी दफा तो मैंने कर दी हैं। टेबल बनाना पड़ेगा, इफेक्टिव रेट अब हमने निकाल लिया ना, वो यहां लिखेंगे, टेबल बनेगा। और एंट्रीज तीनों साल की एंट्रीज मांगी हैं तो एंट्रीज हो जाएंगे। ये हो गया अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब आते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल पे। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल में, अच्छा ये बात हो रही है फाइनेंशियल एसेट की कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़ा रहा हूं, यानी हमारे बॉन्ड्स जो हमने इशू किए हुए हैं, अगर हमारे इशू किए हुए बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं तो उनकी फिर फेयर वैल्यू हो सकती है ना। अगर हमने अपने इशू किए हुए बॉन्ड्स यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी, इसको फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल पे रखना है, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, तो क्या लगता है नाम से, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल? सर जो डिफरेंस होगा वो पी एन एल में जाएगा। हम हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे इसको अपडेट किया करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो पी एंड एल में जाएगा। नाम से तो ऐसे ही लगता है। तो ये टेबल बनाने की जरूरत होगी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली? नहीं, कोई जरूरत नहीं होगी। डिवेंचर इशू किए, कैश डेबिट डिवेंचर क्रेडिट, इसमें वो IAS 21 भी लग रहा है, मॉनेटरी एसेट मॉनेटरी लायबिलिटी है जी वो भी लगेगा। तो ईयर एंड पे आके इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे और जो गेन लॉस हुआ करेगा वो पी एंड एल में जाएगा। हम जो इंटरेस्ट कूपन दे रहे होंगे उसका क्या करें? कूपन दे भी तो रहे होंगे ना हम, तो वो वैसे ही आता रहेगा वैसे ही कैसे ही? जो एक्सपेंस हम बना रहे थे उसको। किसको एक्सपेंस बना रहे थे? इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं ले रहे थे सर। इसका मतलब टेबल बनाऊंगा फिर? नहीं सर। तो फिर सर वो बनेगा ही नहीं फिर। इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं बनेगा। एक्सपेंस आएगा सर, मसला आ गया।
हम कूपन तो दे रहे होंगे ना हर साल। सर लेकिन जब फेयर वैल्यू पे हम अपडेट करेंगे तो फिर इंटरेस्ट क्यों देंगे? वो तो हमारा इंटरनल अकाउंटिंग मसला है ना, फेयर वैल्यू पे रखना। उस इन्वेस्टर को क्या कहेंगे, भाई हम तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दे रहे क्योंकि हम तो फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं। हमने 10% डिबेंचर इशू कर दिया, हर साल 10% पे करना है, और हमने उसकी अकाउंटिंग शुरू कर दी फेयर वैल्यू थ्रू P&L। तो इन्वेस्टर को कहेंगे कि चलो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना, हम फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं उसको तो देंगे ना हर साल, तो क्या करें उसकी अकाउंटिंग। सर उस फेयर वैल्यू पे लगाएंगे, फेयर वैल्यू पे लगाएंगे। लेकिन आपने कहा था फेयर वैल्यू पे लेंगे। शुक्र है याद है। तो फेयर वैल्यू पे लगा देंगे। लगा देंगे, दे देंगे पैसे, कैश क्रेडिट डेबिट क्या होगा। सर एक्सपेंस P&L, एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो बचपन में सीखा था कि लोन पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो एक्सपेंस होगा। तो इसमें कोई अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल नहीं बनेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस इस तरह नहीं निकलेगा, बस जो हम कूपन दे रहे होंगे बस वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, तो फेयर वैल्यू पे लग जाएगा। वो फेस वैल्यू पे लगा करेगा, और जो कमी बेशी है ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे वो P&L को जाएगी। लेकिन इतना सौखा नहीं है। अगर फेयर वैल्यू चेंज हो रही है, हमारे इशूड बॉन्ड्स हैं और उनकी मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है। आप इस एंगल से देखें कि हमने बॉन्ड इशू किए हुए हैं, हमने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, और वो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और बड़े महंगे ट्रेड हो रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं उनको खरीदने के लिए। तो लोग हमारे डिबेंचर क्यों खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं? सर क्योंकि फेयर वैल्यू बढ़ रही है। वो खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं तभी फेयर वैल्यू बढ़ रही है, तो वो क्यों खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं? सर उससे भी रिटर्न ज्यादा आएगा। हमने तो रिटर्न वही 10% देना है उनको। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। हमने डिबेंचर इशू किए और इशू करते हुए कहा कि इसका कूपन रेट 10% है जो फेस वैल्यू पे लगेगा, तो हर साल हम फेस वैल्यू का 10% ही देंगे ना। कुछ साल गुजरे और हमारे ये डिबेंचर्स मार्केट में बड़े महंगे बिकने शुरू हो गए। तो मैंने पूछा ये है कि क्यों महंगे बिक रहे हैं, लोग क्यों खरीदने को तैयार हैं हमारे डिबेंचर? सर क्योंकि आपने भी कहा जो इंटरेस्ट होता है फेयर वैल्यू पे लगता है। सर कुछ में चेंज होना नहीं है, फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगी। सर फिर उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा ना। क्यों कम देना पड़ेगा? इनकम होता है। मैंने सवाल यह पूछा है कि हमने 1,00,000 रुपए फेस वैल्यू वाले 10% डिबेंचर लोगों को इशू किए, उनसे 1,00,000 रुपए ले लिया। अब हमारे डिबेंचर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, हम हर साल 10% दिया करेंगे 10,000। मार्केट में डिबेंचर्स ट्रेड हो रहे हैं, होते रहे, तो अगर मार्केट में उन डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ गई, यानी लोग खरीदने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं, तो लोग क्यों मरे जा रहे हैं हमारे डिबेंचर्स खरीदने के लिए? यह सवाल है मेरा। तो यकीनन हमारे डिबेंचर अच्छे हैं तभी। अच्छा, हमारे डिबेंचर अच्छे क्यों हैं? वो तो हर साल 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि मार्केट में बाकी सारी कंपनीज के डिबेंचर्स नहीं हैं, सिर्फ हम वाहिद कंपनी है जो डिबेंचर्स इशू करती हैं, किए हुए हैं, सॉरी, इंटरेस्ट दिया करती हैं, और इकोनॉमी में लोगों के पास और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बची। अब सब बारी बारी हमारा रुख कर रहे हैं, तो मार्केट के हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग हमारे डिबेंचर ज्यादा खरीदने शुरू हो गए। ये भी एक वजह हो सकती है। इसमें हमारा कोई कमाल है? नहीं, इसमें हमारा कमाल नहीं है। यह भी वजह हो सकती है कि मार्केट में चूंकि इंटरेस्ट रेट्स बाकी कंपनीज इतना ज्यादा अच्छा ऑफर नहीं कर रही, हम अपनी बात पे कायम हैं, हम 10% देते हैं, बाकी कंपनीज हो सकता है इतने % ना दे पाती हूं, तो हमारी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो लोग इसलिए
चूंकि बाकी कंपनीज मार्केट से निकल गई या कम इंटरेस्ट देने लग गई तो लोग हमारी तरफ रुख कर गए। हमारा क्या कमाल है इसमें? कोई भी नहीं। मार्केट के हालात ऐसे बने कि लोग हमारे डिवेंचर खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तीसरी मिसाल, जब कोई इन्वेस्टर कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको इस इन्वेस्टमेंट में एक क्रेडिट रिस्क बियर करना पड़ता है। क्रेडिट रिस्क, दोबारा सुनिए, जब कोई इन्वेस्टर कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको क्रेडिट रिस्क बियर करना पड़ता है। क्रेडिट रिस्क, क्या लगता है नाम से एक क्रेडिट रिस्क क्या होगा? सर वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको ये रिस्क हो पैसा डूब तो नहीं? हाँ, वो जहां इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये डर है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं, लोग इनमें जब इन्वेस्ट करते हैं तो उन इन्वेस्टर्स को क्रेडिट रिस्क फेस करना पड़ता है। अगर लोग धड़ाधड़ हमारी कंपनीज के डिबेंचर्स खरीदने को तैयार हैं, लाइन लगी हुई है, क्यों खरीदने को तैयार हो रहे हैं? क्रेडिट रिस्क कम है, हमारा क्रेडिट रिस्क कम है, यानी हम स्ट्रांग हैं, हमारी रेटिंग स्ट्रांग है, हम हेल्दी बिजनेस हैं, हम लोगों के पैसे नहीं लेके भागते होते, हमारा बिजनेस डूबने के करीब नहीं है। यानी हमारा क्रेडिट रेटिंग होती है कि कौन सी कंपनी किस काबिल है क्रेडिट के एतबार से, क्रेडिट रिस्क के एतबार से। तो हमारी रेटिंग स्ट्रांग है। तो हमारी रेटिंग स्ट्रांग होने की वजह से लोग हम पे भरोसा ज्यादा करने लग गए और हमारे ही डिबेंचर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होने लग गए। तो इसमें अब हमारा कमाल है, अब है। जो पहली दो रीजंस बताई थी कि मार्केट के हालात खराब हो रहे हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं था। लेकिन अगर हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं और हम एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट बनते जा रहे हैं लोगों के लिए, और अब लोग हमारी इन्वेस्टमेंट का रुख कर रहे हैं, तो अब हमारा कमाल है ना। तो अगर हमारा क्रेडिट रिस्क चेंज हो रहा है, यानी हमारी क्रेडिट रेटिंग चेंज हो रही है, तो हमारे डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू चेंज होगी। और इस चेंज होने का रीजन हमारा अपना क्रेडिट रिस्क चेंज होना है। लेकिन अगर हम वहीं के वहीं हैं, मार्केट के हालात चेंज हो रहे हैं, तो अब भी हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। लेकिन वो नहीं, बात कंट्रोल की नहीं है, लेकिन अब वो चेंज हमारे क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से नहीं। फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, अगर हमारी बुक्स में डिबेंचर्स 100 पे थे और अब ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू है, इनकी फेयर वैल्यू 120 है, 20 का डिफरेंस आ गया। इसको हमें 100 से 120 पे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये 20 का गेन है कि लॉस है? लॉस है। हमारी लायबिलिटी हम इसको 120 पे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे तो लॉस हो गया ना। तो ये हमारा एक लॉस है। इसके बढ़ने की रीजन क्या है? अगर रीजन दो बांट रहा हूं, अगर रीजन हमारा अपना क्रेडिट रिस्क चेंज होना है तो क्या करना है, और अगर हमारे क्रेडिट रिस्क चेंज होने के अलावा कोई और रीजन है तो क्या करना है? मल्टीपल रीजन है जी। अच्छा, फिर इस 20 को तोड़ लेते हैं। इस 20 में से कितना हमारा क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से है और कितना अदर फैक्टर्स की वजह से है? पता यह चला कि हमारा क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से 8 रुपए का और अदर फैक्टर्स की वजह से 12 रुपए का फर्क पड़ा। यानी अगर हमारा क्रेडिट रिस्क चेंज ना होता तो ये 112 पे चला जाता, लेकिन हमारा क्रेडिट रेट अच्छा होने की वजह से ये 120 पे आ गया। तो 12 का इंक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से है और 8 का इंक्रीज ड्यू टू कंपनीज ओन क्रेडिट रिस्क चेंजेस है। तो नाम इस क्लास का क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू P&L। लेकिन IAS ये कहता है कि आप इस 20 को P&L में जरूर लेके जाएं, लेकिन इसमें इतनी चेंज आपके अपने रिस्क चेंज की वजह से। तो आप ऐसा करें, इसको P&L में ना लेके जाएं, आप इसको OCI में लेके जाएं, इसको ले जाएं P&L में।
तो इसकी समरी, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे हम लायबिलिटी को अपडेट किया करेंगे और जो गेन लॉस आएगा हम देखेंगे कि उसके टुकड़े क्या हैं, उसमें से कितना हमारे क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से है और कितना अदर फैक्टर्स की वजह से है। तो जो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा वो पीएडएल में जाएगा और जो हमारे क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से होगा वो ओसीआई में जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये 20 का लॉस है या गेन है, ये भी हो सकता है कि ये गेन हो, तो फिर इधर क्या होगा, क्या गेन हो? हमारे रिस्क चेंज होने की वजह से गेन है। सर इसका तो बाद में देखेंगे, पहले तो सर लॉस गेन लॉस है 20 का, ठीक है, अब इस 20 के टुकड़े किए, ठीक है। हमारे क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से 8 का गेन होना बनता था लेकिन ओवरऑल लॉस है, तो फिर अदर फैक्टर्स की वजह से यकीनन 28 का लॉस है। चलिए बात है, टोटल लॉस 20 है। अगर क्रेडिट रिस्क चेंज होने का फैक्ट देखें तो 8 का गेन होना चाहिए था। सर ये गेन कहाँ पे होना चाहिए था? 28 होना चाहिए था टोटल। 100 से 120 तक वैल्यू बढ़ गई। अगर अदर फैक्टर्स चेंज ना होते और हमारा क्रेडिट रिस्क ही बस चेंज होता तो वैल्यू 100 से बढ़ के 108 तक आती। दोबारा वैल्यू 120 बढ़ी है। वैल्यू क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारा क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग हो गई होगी। ठीक है। अगर बाकी फैक्टर्स ना चेंज हुए होते मार्केट में, सिर्फ हमारा क्रेडिट रिस्क चेंज हुआ होता तो वैल्यू 100 से बढ़ के 108 होनी चाहिए थी, लेकिन 120 हो गई, तो 12 अदर फैक्टर्स की वजह से। इसी तरह अगर हमारा क्रेडिट रिस्क चेंज ना हुआ होता तो अदर फैक्टर्स की वजह से 12 का फर्क पड़ना चाहिए था, यानी इस बॉन्ड की वैल्यू 100 से बढ़ के 112 हो गई होती। 120 हो गई है क्योंकि 8 हमारे रिस्क चेंज की वजह से भी है। अब ठीक है, ये लॉस है कि गेन है? लॉस है। अब मैं एक अगली बात की, पिछली बात समझ आ गई ना, अब मैं एक और बात कर रहा हूं। हमारा क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, हम कमजोर हो गए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो जानी चाहिए थी ना, तो ये हमारे लिए गेन वाली बात है, लॉस वाली बात है? सर हमारी मार्केट वैल्यू कम, गेन वाली बात है। तो मैं कहता हूं कि हमारा रिस्क बढ़ गया, उससे वैल्यू 8 रुपए गिर जानी चाहिए थी, यानी 92 पे चली जानी चाहिए थी, 92 पे चली जानी चाहिए थी, क्योंकि 8 हमारा गेन है, लेकिन वो 92 पे जाने की बजाय 120 पे चली गई। तो अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हो गया? 28 का लॉस। तो इसलिए टोटल लॉस 20 है। अब ओसीआई में 8 का गेन जाएगा और पीएनएल में 28 का लॉस जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि 20 के 2 टुकड़े ही हों, ये ऐसे भी हो सकता। ये टेक्निकल बात है। नोट्स वाले पेज पे आइए, 5वें पेज पे, पेज नंबर 5 पे आए। नहीं, स्टार्ट पे, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, जहां फाइनेंशियल लायबिलिटीज वाले टेबल में दूसरा वाला पढ़ लें, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला पढ़ लें सारा।
जी सर ये जो ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है ना, however ब्रैकेट में however the entry may transfer the cumulative gain loss rather than the, सर ये may transfer, ये कंपनी की अपनी मर्जी के ऊपर है कि वो करे या ना करे, ठीक है। जिस तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है ना, चाहे तो सरप्लस पड़ा रहे, करना है तो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दें। यही IFRS 2 में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड था, चाहे तो पड़ा रहे चाहे ट्रांसफर हो जाए। तो क्वेश्चन में बताया होगा। और सर ये रेड वाली बात समझ नहीं, रेड वाली बात समझ नहीं आई, बाकी समझ आ गया। अच्छा ये जो रेड वाली बात है, अच्छा जिन्होंने प्रिंट निकाला हुआ है, इसमें जो सेकंड बुलेट पॉइंट है उसकी आखिरी सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है however if it creates or enlarges accounting mismatch then entire fair value gain or loss shall be recognized in P&L। ये समझाता हूं, उससे पहले आप एक काम ये करें, आसान सा काम है, आप ज़बानी देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल पढ़ें, इसका आंसर ज़बानी ही बना के देख लें। स्पेशली ये जो एंड वाली एंट्री है, स्पेशली एंड नहीं, ये जो फेयर वैल्यू वाली एंट्री है, ये खुद बना के देखें और फिर देखें सोल्यूशन सही है कि नहीं। नहीं सोल्यूशन सही है नहीं, आप सही हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन 10 कर लें जल्दी से, जल्दी से ज़बानी कर लें चाहे, लेकिन कर लें। क्वेश्चन 10 कर लें। अच्छा इसमें ना जो आपने सोल्यूशन देखा है, इसमें सिर्फ एक एंट्री के एक अमाउंट गलत हुई भी है। जिन्होंने 13 अगस्त 5:41 के बाद डाउनलोड किया है, 13 अगस्त 5:41 के बाद, उनको सही फाइल मिलेगी। मैंने अभी रिप्लेस कर दी है। जिन्होंने इससे पहले डाउनलोड की हुई है फाइल, उसमें 1000 रुपए की गलती है सिर्फ। आखिरी एंट्री में 8000 लिखा हुआ है, वो 7000 कर लें। OCI में एंट्री की बात कर रहा हूं, 8000 हुआ हुआ है, 7000 कर लें। वो 8 की जगह 7 है, बाकी तो कोई मसला क्या नहीं। को 7000 करेंगे तो वो भी तो चेंज हो जाएंगे। नहीं वो क्यों चेंज हो जाएंगे? सर डिबेंचर के आगे 5000 किया है, 6000 और P&L में 1000 जाएगा। हाँ ऐसी होगी ना। तो अभी क्या हो रहा है? अभी आपने कहा कि 1000 रुपये चेंज कर देना, उसमें 7000 कर देना इसको। तो सर मैं ये P&L में कितना लिखा हुआ है? सर मेरा इधर 2000 लिखा है। अच्छा हाँ, P&L में 1000 रुपए है और फेयर वैल्यू OCI में 7000 रुपए है। ये 1000 रुपए का चेंज है। P&L में 2000 की जगह 1000 रुपए है और OCI में 8000 की जगह 7000 रुपए। ठीक है। जिन्होंने 13 अगस्त 5:41 के बाद डाउनलोड किया और वो जो लेक्चर सुन रहे हैं तो वो हैरान परेशान मत हो, मैंने रिप्लेस कर दिया हुआ है। ओके। मिसमैच क्या होता है? ये जो पहले भी अकाउंटिंग मिसमैच का जिक्र आया था, अभी फिर अकाउंटिंग मिसमैच का जिक्र आ गया जी। सर एक पॉइंट ये भी था, जैसे इधर तो उसने बता दिया ना कि क्रेडिट रेटिंग वजह से। जी जी ये बता रहा हूं। अकाउंटिंग मिसमैच से मुराद क्या है? अकाउंटिंग मिसमैच भी एक लंबी कहानी है, लेकिन आप उसकी समरी सिर्फ इतनी सी समझ लें कि अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों को लोन्स दिए, किस्तों पे घर बेच दिए हमने और लोगों से किस्तों में पैसे आ रहे हैं, तो नहीं किस्तों पे घर नहीं बेचे, घरों के लिए लोगों को लोन दे दिए, तो ये फाइनेंशियल एसेट हो गया ना। जी सर। और हमारे पास ये लोन देने का पैसा कहां से आया? हमने लोगों से लोन लिए, ये होता है प्रैक्टिकली। अब देखें हुआ क्या, हमने लोन लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी और आगे लोन दिए फाइनेंशियल एसेट, ये कनेक्टेड है ना आपस में। वही पैसा लेके आगे इन्वेस्ट किया है ना। अगर हम लोग वो जो लोन दिए हैं उनको हम किसी वजह से फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रख रहे हैं, किसी वजह से, और इधर जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है इसको हम अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे रख रहे हैं, तो